जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोगों को देखना है मेजर रूप से दो चीजों के बारे में। पहली चीज बिल ऑफ सप्लाई क्या है के बारे में, यानी मुख्य रूप से हमको दो चीजों के बारे में सोचना है, एक बिल ऑफ सप्लाई और दूसरा कंपोजिशन डीलर। क्योंकि बिल ऑफ सप्लाई का कंपोजिशन डीलर से एक रिलेशनशिप है, उसके आधार पर ही काम होता है। यानी कंपोजिशन डीलर जो है वह जितने भी प्रकार का इनवाइस इशू करता है ना, वो सब बिल ऑफ सप्लाई ही होता है। जो अपना कंपोजिशन डीलर है वह बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करता है। इसके लिए मैंने एक आपको पहले से प्रोफार्मा दिखा रखा था, फॉर्मेट भी दिखा रखा था। तो आज हम लोग को करना क्या है, बिल ऑफ सप्लाई और कंपोजिशन डीलर को डिटेल में डिस्कस करना, जिससे टॉपिक आज की डेट में फिनिश हो जाए। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नोट्स की तरफ। मैंने आप लोगों के लिए कुछ नोट्स प्रिपेयर करके रखा है। इस नोट से काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक, और मैं आपको बताने वाला हूँ ये चार्ट। पहले ये चार्ट समझें। मैंने एक दिन आपको बताया था, इस चार्ट के बारे में दोबारा रिवीजन कर लें कि अगर कोई रेगुलर डीलर है और किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे टैक्स इनवाइस इशू करना होता है। नंबर एक चीज, केस वन ये बनता है कि अगर कोई रेगुलर डीलर है और किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से टैक्स इनवाइस इशू करना होता है। केस टू अपना ये बताता है कि अगर कोई रेगुलर डीलर है और किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे बिल ऑफ सप्लाई अनिवार्य रूप से इशू करना होता है। केस नंबर 3 ये बताता है कि अगर कोई कंपोजिशन डीलर है किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे भी अनिवार्य रूप से बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करना होता है। केस नंबर 4 ये बनता है कि अगर कोई कंपोजिशन डीलर है किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करता है उसे भी अनिवार्य रूप से बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। यानी ये तीन केस में आपका बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है और केवल एक सिंगल केस में आपका टैक्स इनवाइस इशू करता है। ऐसा जीएसटी का नियम है, ऐसा जीएसटी का प्रोविजन है, ऐसा जीएसटी का एक्ट है, ऐसा जीएसटी का सिस्टम है। आ रही बात समझ में ना? ये चार्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इस चार्ट में कौन सा इनवाइस कब इशू होना है वो चीज आपको डिस्कस की गई है। हालांकि प्रैक्टिकल करते समय इस चार्ट का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहां पर इस तरीके का क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा जाएगा कि कंपोजिशन डीलर है, एग्जेम्प्टेड गुड सप्लाई कर रहा है तो कौन सा इनवाइस इशू करेगा। रेगुलर डीलर है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है तो कौन सा इनवाइस इशू करेगा। इस तरह के क्वेश्चन वहां पर आपको मिलेंगे और प्राइमरी लेवल पे सबको इंटरव्यू फेस करना ही करना है। तो पढ़ाई के साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी होती रहे, इसलिए थ्योरी का पोर्शन मैं डिटेल में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, जिससे नियम पक्का हो जाए, अकाउंटिंग करने में कोई रिस्क न रहे, कोई दिक्कत न रहे, कोई परेशानी न रहे। तो इस चार्ट को समझने के बाद अब हम लोग वापस चलते हैं, थोड़ा सा कंपोजिशन डीलर के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसकी चीजों के बारे में समझते हैं। मैंने आपको शुरू की क्लासेस में आपको ये बताया था कि शुरू की क्लासेस में आप लोगों के दो चीजें थी। पहली चीज क्या, फर्स्ट चीज मैंने आपको ये बताया था कि जो अपना डीलर होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। यानी नंबर ऑफ डीलर्स अपने टू टाइप्स के हो गए, एक तो रेगुलर डीलर हो गया और दूसरा कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर क्या है? ऐसा डीलर जिसका एनुअल एग्री टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, वह हमारा रेगुलर डीलर कहलाता है। और ऐसा डीलर जिसका एनुअल एग्री टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम हो, वो हमारा कंपोजिशन डीलर कहलाता है। यानी दो प्रकार के डीलर हो गए, एक तो रेगुलर डीलर हो गए, दूसरा कंपोजिशन डीलर हो गए। रेगुलर डीलर ऐसा हो गया जिसका जो है टर्नओवर जो है 1 करोड़ रुपए से कम है, वो रेगुलर डीलर है। जिसका 1 करोड़ से ज्यादा है वह जो है, जिसका 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वो हमारा कंपोजिशन डीलर के अंतर्गत आ गया। ठीक, अब कंपोजिशन डीलर को और डिटेल में डिस्कस करिए, इस चीज को समझिए आप। कंपोजिशन डीलर, इनके बारे में और डिटेल में देखते हैं। तो कंपोजिशन डीलर में सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसे डीलर जिसका एनुअल एग्रीड टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है, वह अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में करा सकते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, करा सकते हैं। इसका मतलब कि ये डीलर चाहे तो रेगुलर स्कीम में भी जा सकते हैं, इनका गवर्नमेंट वेलकम करती है रेगुलर स्कीम में, लेकिन अगर वो रहना चाहे तो कंपोजिशन स्कीम में भी रह सकते हैं।
यहाँ एक टर्म इस्तेमाल हुआ है एनुअल एग्रीड टर्नओवर, यानी सालाना टर्नओवर, यानी यह बिजनेस पूरे साल में कितने रुपए का माल बेचता है, वही उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर होता है, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर होता है। ठीक, तो कंपोजिशन डीलर में यही चीज होती है कि एनुअल एग्रीड टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है तो कंपोजिशन स्कीम में रह सकता है, लेकिन अगर ऐसे डीलर्स चाहें तो रेगुलर स्कीम में भी जा सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम को जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं। कौन कौन सा नियम है कंपोजिशन स्कीम के लिए? नंबर 1, ऐसे डीलर्स को अपना टर्नओवर एक निर्धारित परसेंटेज यानी करंट रेट उसका 1% ही टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जमा करना चाहता है। ये इसका मतलब समझिए, यानी अगर आप एक महीने में 100 रुपए का सामान बेचे हैं, एक महीने में आपने अगर 100 रुपए का सामान बेचा है, तो आप टैक्स जो है, यानी आपका टर्नओवर कितना हो गया, आपका टर्नओवर हो गया 1 करोड़ रुपए, आपका टर्नओवर हो गया 1 करोड़ रुपए। एक मिनट, हाँ मैं आपको ये बता रहा था टर्नो कंपोजिशन डीलर के बारे में, कि ऐसे डीलर्स का रजिस्ट्रेशन, ऐसे डीलर चाहे का रजिस्ट्रेशन जीएसटी की किसी भी स्कीम में क्यों ना हुआ हो, कंपोजिशन डीलर अगर वो हैं तो अपने टर्नओवर का 1% टैक्स जमा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बिजनेस एक महीने में 100 रुपए का गुड सेल करता है, एक महीने में 100 रुपए का गुड सेल करता है, तो टर्नओवर उसका कितना हो गया, 100 रुपए। तो उसको जीएसटी कितना पे करना है, उसको जीएसटी पे करना है 1 रुपए करंट रेट के हिसाब से, यानी उसका जीएसटी जो टैक्स आ रहा है, उसकी टैक्स की लाइबिलिटी जो आएगी वह हो जाएगी हमारी 1 रुपए। समझ में आया? अगर टर्नओवर हो गया 100 रुपए तो टैक्स की लाइबिलिटी 1 रुपए की हो गई। अब टर्नओवर अगर हमने बढ़ा कर दिया 1,000 रुपए तो मेरी लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी, 10 रुपए। अगर टर्नओवर बढ़ा के 10,000 रुपए हो गया महीने में तो आपकी लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी, 100 रुपए की। अगर टर्नओवर आपका 1 लाख रुपए हो गया तो ये आपकी लाइबिलिटी 1,000 रुपए की हो जाएगी। इस तरह से लाइबिलिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी, यानी करंट रेट इसका कितना है, 1%। दूसरी चीज, ऐसे डीलर्स को ना तो डिटेल में रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत होती है, ना वो डिटेल में कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की उनको जरूरत होती है, और ना ही उन्हें टैक्स इनवाइस इशू करने की जरूरत होती है। ना तो डिटेल में कोई रिकॉर्ड इशू करेंगे, ना ही उनको इनवाइस इशू करने की जरूरत होती है, ना ही आवश्यक रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, ना ही स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत होती है, ना ही सेल और परचेज को इनवाइस वाइज रिटर्न फाइल करना होता है। यानी यह एक लंब सम्ब टेक्निक पर काम करता है। ना तो इनको डिटेल में पेपर वर्क करना है, ना स्टॉक मेंटेन करना है, ना इनवाइस वाइज परचेज और सेल्स की अलग अलग रिटर्न फाइल करनी है।
तो इनका काफी बेनिफिशियल होता है, ये काफी बेनिफिट होता है इनके लिए। ऐसे डीलर्स को केवल क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है, यानी ये महीने का जो क्वार्टर बनाते हैं उसका रिटर्न फाइल करते हैं। अब क्वार्टर क्या है उस चीज को बारे में समझिए, मैं आपको एक स्क्रीन पर बता रहा हूँ क्वार्टर क्या होता है। सबसे पहले समझिए क्वार्टर क्या है। जो पूरा अपना साल होता है, साल का मतलब फाइनेंशियल ईयर, यह फाइनेंशियल ईयर 4 पार्ट में डिवाइड होता है। यह फाइनेंशियल ईयर हमारा 4 पार्ट में डिवाइड होता है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। ये हो गया अपना क्वार्टर 3 और ये हो गया क्वार्टर अपना 4। यानी जो 1 अप्रैल से 1/4 से, और जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं 1/4/2020 से 31 मार्च 2021, 31/3/2021, यह हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है। हम इसको बोल सकते हैं कि यह हमारा एक फाइनेंशियल ईयर, यह हमारा एक क्या है, यह एक हमारा फाइनेंशियल ईयर। 1/4/20 से 21 तक का एक फाइनेंशियल ईयर है। अब ये पूरा जो फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का होता है, 12 मंथ का। अब इस 12 मंथ को 3-3 महीने के 4 क्वार्टर डिजाइन किए गए। तो जो पहला क्वार्टर होगा वह होगा आपका अप्रैल, मई, जून। तो हम लिख सकते हैं अप्रैल, मई एंड जून। ये आपका पहला क्वार्टर हो गया, अप्रैल, मई, जून का। अगला क्वार्टर आपका क्या होगा, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ये 3 महीने का एक दूसरा क्वार्टर हो गया। तीसरा क्वार्टर क्या होगा, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये तीसरा क्वार्टर हो गया। और चौथा जो क्वार्टर होगा वो आपका होगा अगले महीने, अगले साल की जनवरी, फरवरी एंड मार्च। यानी 12 महीने को 3-3 करके 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ये इसका क्वार्टर हो गया। तो अब इनको रिटर्न अगर फाइल करना होगा तो 3 महीने का करेंगे। जैसे मान लीजिए इन्होंने देखा कि अप्रैल में इनकी सेल कितनी थी, मई में कितनी थी और जून में कितनी थी। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अप्रैल में इनकी सेल 1 लाख रुपए की थी, मई में इनकी सेल 2 लाख रुपए की थी और जून में फिर 1 लाख रुपए की सेल हो गई। यानी टोटल इनकी सेल कितनी हो गई, 4 लाख। अब इनको 4 लाख के हिसाब से 4 लाख का 1% टैक्स जमा करना है, यानी 4 लाख गुणे 1/100। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, एल लिख दिया मतलब लाख हो गया, यानी 4 लाख गुणे 1/100। तो जो भी अमाउंट आपका आएगा, आई होप, मतलब मुझे लग रहा है कि 4,000 रुपये लगभग आएगा। ये इनका ये 3 महीने का टैक्स हो जाएगा। ये टैक्स ये कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके ये टैक्स ले जाके गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देंगे, जीएसटी के डिपार्टमेंट में, और बोलेंगे सरकार इन 3 महीनों में मैंने 4 लाख रुपए का व्यापार किया है, मेरा 1% के हिसाब से 4,000 रुपये टैक्स बना है और ये टैक्स आप स्वीकार कर लीजिए और मुझे मुक्त कर दीजिए। इस तरीके से कुछ सिस्टम बनाया गया है कंपोजिशन स्कीम का। तो ये स्कीम आसान बना दी गई। जितने रुपए का सेल करें उसका 1% उठा के गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर दिया। दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन स्कीम। वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह एक प्रकार की कंपोजिशन स्कीम है। एक बार इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें जिससे चीजें समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाए, फिर मैं इसको मिटाकर अन्य वर्क करूँ। ठीक, चलिए वापस आते हैं अपने स्क्रीन पर। जो नोट्स हम जिस नोट से भी आपको पढ़ा रहे थे। दूसरी चीज, ऐसे डीलर्स को ना तो डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत होती है, ना टैक्स इनवाइस इशू करने की आवश्यकता होती है, ना कोई आवश्यक रूल्स और प्रोसीजर इनको फॉलो करना होता है, ना स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत होती है। तीसरी चीज, ऐसे डीलर्स को अपना क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है। मैंने आपको क्वार्टरली समझा दिया। ऐसे डीलर्स को आईटीसी प्राप्त नहीं होता है और ना ही उन्हें टैक्स इनवाइस इशू करने का अधिकार। अब एक प्रश्न आ गया, आईटीसी मैंने एक बार आपको डिटेल में समझाया था। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। गुड्स को परचेज करते समय जितना टैक्स हम पेमेंट करते हैं, गुड्स को खरीदते समय जितना टैक्स हम पे करते हैं, वह मेरा आईटीसी कहलाता है। तो इन डीलर्स को आईटीसी का कोई बेनिफिट
नहीं मिलता है। दूसरी अगली चीज, ऐसे डीलर का टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि किसी दूसरे बिजनेस से टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो इस तरह आपको चीजों को देखना है, समझना है। यानी जीएसटी की दो स्कीम हो गई, एक तो रेगुलर स्कीम हो गई, दूसरी कंपोजिशन स्कीम हो गई। रेगुलर स्कीम के लिए अलग नियम है, कंपोजिशन स्कीम के लिए अलग नियम है। दोनों व्यापारी अपने अपने नियम के अनुसार ही कार्य करेंगे। दोनों बिजनेसमैन अपने अपने नियम के अनुसार ही कार्य करेंगे। जैसा नियम, जैसा सिस्टम उनके लिए बनाया गया है, ठीक उसी नियम, उसी सिस्टम के अनुसार ही वर्क करेंगे। अब इस कैलकुलेशन को समझाने के लिए, दोनों का कैलकुलेशन समझाने के लिए मैंने एक चार्ट बना के रखा है। इस चार्ट में आप देखेंगे और चीजों को अगर समझेंगे तो आप डिटेल में समझ चुके होंगे। हालांकि एक दो बैच मैंने इस चार्ट को पहले से पढ़ाया है ना, आप दिमाग लगाएंगे तभी चीजों को समझ पाएंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये चार्ट, इस चार्ट का मतलब है कंपैरिजन बिटवीन कंपोजिशन डीलर एंड रेगुलर डीलर, यानी कंपोजिशन डीलर का जो टैक्स कैलकुलेशन होता है उसका, और रेगुलर डीलर का टैक्स कैलकुलेशन होता है उसका। ये चार्ट अगर आपको समझ में आ गया ना, 75% जीएसटी आपके दिमाग में बैठ गया। मेन यही चीज है। चार्ट अगर आप एक बार समझ गए तो 75% जीएसटी आपके दिमाग में बैठ गया। रही बात 25% की, तो वो तो आगे की क्लास में हम आपको डिटेल में समझा देंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इस समय इस चार्ट को समझना और इसके हिसाब से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए किसी कंप्यूटर या किसी अन्य चीजों की जरूरत नहीं है। आपके पास अपना कॉपी या पेन ही पर्याप्त है। उस कॉपी या पेन से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे और चीजों को समझ जाएंगे। चलिए हम लोग चार्ट के बारे में और समझते हैं। इस चार्ट में क्या क्या चीजें दे रखी हैं। देखिए इस चार्ट में सबसे पहली चीज तो आपको समझना ये है कि इस टेबल में एक तो हो गया अपना कंपोजिशन डीलर और दूसरा हो गया रेगुलर डीलर। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है वह कंपोजिशन डीलर के लिए बनाया गया है, और यह जो एरिया है वो हमारा रेगुलर डीलर के लिए बनाया गया है। ये भी चीज समझ में आ रही है। पहले कंपोजिशन वाले को देखते हैं। कंपोजिशन का नियम ये कहता है कि ऐसे डीलर्स को ना तो आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा और ना ही ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। यानी माल बेचते समय ये जीएसटी लगा नहीं सकते, पहली चीज। और खरीदते समय जो जीएसटी पे किए हैं उसका लाभ इनको नहीं मिलेगा, यानी उसको, उस आईटीसी को लाइबिलिटी के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। चलिए इस चीज को समझते हैं। सबसे पहली चीज, नंबर एक चीज आप ध्यान दीजिए। अभी आप भूल जाइए कि यहाँ रेगुलर डीलर नाम की कोई चीज आपको सामने लाई गई है। आप सिर्फ एक सिंपल चीजों को समझिए। कंपोजिशन डीलर के अनुसार एक कंपोजिशन डीलर कोई सामान खरीदने जाता है तो उसको ये बताया जाता है कि सामान का दाम 25,000 रुपये है और इस पर 5% जीएसटी है, यानी जीएसटी हो गया 1,250 रुपये। जब वो अपने सप्लायर से खरीदता है तो उसको मिला के टोटल 26,250 रुपये दे देता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो चीज हो गया ये उसका परचेज का ट्रांजेक्शन हो। बात समझ में आ रही है ना? यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्थिति हो गई वो परचेज का ट्रांजेक्शन हो गया। एक डीलर किसी दुकानदार पे अपने सप्लायर के पास जाता है, पूछता है ये सामान कितने का है, तो उसको ये बताया जाता है 25,000 रुपये का सामान का दाम है, ठीक, गुड्स का दाम है। 5% पे जीएसटी यानी 1,250 रुपये इस पर जीएसटी हो गया। टोटल 26,250 रुपये इसका जो है टैग प्राइस हो गया। यानी हम बोल सकते हैं कि यह पूरा का पूरा सिनेरियो जो है परचेज का है। अब वो डीलर सामान खरीदकर 26,250 में घर लेकर आता है, अपने व्यापार में लेकर आता है। फिर उसने बैठकर सोचा कि मैं इस पे 10% मुनाफा कमाऊंगा। तो 26,250 पर जब 10% उसने मुनाफा जोड़ा, जब 10% उसने मुनाफा जोड़ा तो उसको कितना मिल गया? 2,625 रुपये। अब इसका खरीद का कॉस्ट हो गया, ये खरीद का प्राइस ये हो गया 26,250। जब उसमें 2,625 रुपये जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 28,875 रुपये। आप जोड़ लीजिए, 0+5 मतलब 5 हो गया, 5+2 बराबर 7 हो गया, 6+2 बराबर 8 हो गया, यहाँ पे 6 2 8 हो गया और ये 2 का 2 आ गया। यानी 28,875 रुपये का उसने सोचा क्या कि हम इसको सेल करेंगे। इसमें क्या क्या चीज जुड़ा है? डीलर का कॉस्ट प्लस मार्जिन। तो ये हो गया डीलर का कॉस्ट, ये आपका डीलर का कॉस्ट हो जा रहा है, और मार्जिन इसने ये निकाल लिया, ये उसका हो गया मार्जिन। यानी 26,250 डीलर का कॉस्ट हो गया और 2,625 रुपये का उसका मार्जिन हो गया। अब नियम ये कहता है कि कंपोजिशन डीलर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, यानी उस पर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। वो क्या करेगा? 28,875 में ही उसको अपने कस्टमर को सेल करना होगा। हम लोग आ गए लेवल 7 पर, यानी हमने अपने कस्टमर को 28,875 का सेल कर दिया।
अब गवर्नमेंट का नियम ये कहता है कि अपने टर्नओवर का 1% हमको टैक्स जमा करिए। अब 28,875 रुपए का जब 1% टैक्स निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 288 रुपए और 75 पैसे, 288 रुपए 75 पैसे। जब इसको राउंड अप आप करेंगे, राउंड अप करते समय ये ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 289 रुपए, यानी 25 पैसे इसमें जोड़कर पैसे को हटा देना, रुपए में ले आना। ये टेक्निक कहलाती है राउंड अप, उसको बोलते हैं कमर्शियल राउंडिंग। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका, यानी 289 रुपए अब आप जीएसटी आपको पे करना है। तो यहाँ तक चीज समझ में आ गई, ये हो गया आपका 289 रुपए। ठीक, ये चीज समझ में आ गई इतना। तो ये चार्ट अभी सभी लोगों को समझ में आया या नहीं आया? अगर किसी को नहीं आ रहा है तो प्लीज जो है अपना क्वेश्चन पूछें। मैंने सबका माइक्रोफोन यहाँ इनेबल करके रखा था, इसको जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। सर मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट, फायदा। हाँ, मैंने कोई सामान 100 रुपए में खरीदा, 120 बेच रहे हैं तो 20 रुपए मेरा मार्जिन हो गया। और किसी को कोई सर दिक्कत? जैसे मार्जिन सर हम अलग लगा सकते हैं? क्या चीज? सर कह रहे हाँ हैं जैसे कि मार्जिन तो अपने अलग से लगा। हाँ, मार्जिन अपनी तरफ से सोच के लगाते हैं। मार्जिन में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, वो ये डिसाइड नहीं करता है कि आपको मार्जिन कितना रखना है। व्यापार आपका है, आप चाहे 5% मार्जिन रखें, चाहे 10% रखें, चाहे 20% रखें, या रुपए के हिसाब से आप जोड़ कर रखें कि 100 में खरीदा 110 में बेचेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। और क्वेश्चन पूछिए, किसी को और कुछ दिक्कत? अभी जय गोविंद सिंह का एक क्वेश्चन आया है, ज्यादा मार्जिन लगाने पर। इनका क्वेश्चन है कि सर अगर ज्यादा मार्जिन लगाएंगे तो क्या होगा? अगर आप मार्जिन ज्यादा लगाएंगे तो टैक्स की लायबिलिटी भी आपकी ज्यादा आएगी। यानी अगर प्रॉफिट आपका कम होगा तो लायबिलिटी भी कम होगी, टैक्स आपको कम जमा करना पड़ेगा। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो लायबिलिटी भी आपकी ज्यादा होगी। ये चीज समझ में आ रहा है ना? प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम, प्रॉफिट ज्यादा तो टैक्स ज्यादा। चलिए मैं एक एग्जांपल इसी में बता दे रहा हूँ आपको। सभी लोग देखें, जय गोविंद सिंह का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। बोल रहे हैं कि सर अगर मार्जिन बढ़ जाएगा, मार्जिन अगर मेरा बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ेगा? चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मार्जिन 10% काट के हम 20% कर ले रहे हैं। इस बार हमने मार्जिन बढ़ा दिया, 20% कर लिया। अब 26,250 में आपने क्या किया था? खरीदा था। अब इस पर आपको 20% मार्जिन निकालना है, तो कैलकुलेटर ओपन करिए, विंडोज के साथ आर और लिखेंगे CALC। तो ये आपके विंडोज में ही कैलकुलेटर दे रखा है, आप इसका इस्तेमाल करिए। तो आपका 26,250 गुणे 20 भागे 100, यानी अब आपका मार्जिन आ गया कितना? 5250 रुपए। अब यहाँ पर आपका जो 2625 रुपए था, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5250। मार्जिन मैंने बढ़ा दिया, 20% कर दिया। तो अब यहाँ पर कॉस्ट प्लस मार्जिन को आपको जोड़ना है। तो चलिए इसमें फिर हमने हम आ गए यहाँ पर और कर दिए प्लस का बटन, प्लस कर दिए। अब हमको कॉस्ट जोड़ना है 26,250, 26,250। अब हो गया 31,500, यानी अब ये कस्टमर को जो हम सेल करेंगे तो 31,500 का सेल करेंगे। तो 28,075 के बजाय अब यहाँ पर हम बीच में लिख दे रहे हैं 31,500। अब गवर्नमेंट ये कहती है इसका 1% टैक्स हमको जमा करिए। अब 31,500 का जब टैक्स आप निकालेंगे तो आपका सीधा सीधा 315 रुपए टैक्स आ जाएगा। तो जो टैक्स आप 289 रुपए जमा कर रहे थे, वो टैक्स आप कितना जमा कर रहे हैं? 315 रुपए। कहने का मतलब ये था
कि जब आपने लाभ कमाया 2625 रुपए, जब आपका प्रॉफिट कितना था 2625 रुपए, तो आपको टैक्स जमा करना पड़ा 289 रुपए। ये हो गया आपका प्रॉफिट का हिस्सा और ये हो गया आपका जीएसटी टैक्स का हिस्सा। जब आपने प्रॉफिट कमाया 2625 रुपए का, तो आपको टैक्स जमा करना कितना पड़ा 289 रुपए। अब आपने प्रॉफिट बढ़ा लिया अपना, अब आपका प्रॉफिट हो गया 5250 रुपए, 5250। यही तो मार्जिन है आपका, मार्जिन ही तो आपका फायदा है। अब मार्जिन आपने जब इतना कर लिया तो आपको टैक्स बढ़कर कितना हो गया 315 रुपए। समझ में आया? तो ये इसका सिस्टम है, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स की लायबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रॉफिट आपका बढ़ेगा वैसे वैसे लायबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी। समझ में आ रहा ना? तो मार्जिन आपने 20% कर लिया, जब आपका मार्जिन 10% का था तो आपको 289 रुपए टैक्स जमा करना पड़ा। 10% मार्जिन पर आपको 289 रुपए टैक्स जमा करना पड़ा, और 20% जब आपने मार्जिन रखा, प्रॉफिट रखा अपना, तो आपको जमा करना 5250। ये चीज सबको समझ में आई या अभी किसी के मन में कोई डाउट्स है, कोई दिक्कत है? किसी को कोई डाउट हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, शंका हो, समस्या हो तो पूछो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कंपोजिशन डीलर के बारे में। कंपोजिशन डीलर के साथ साथ हमने ये भी देखा कि कंपोजिशन डीलर के लिए नियम कौन कौन से बनाए गए हैं, उस नियम का क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, ये सब चीज आपको बताई गई। अब हमको हमको इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। पहले एक दिन मैंने आपको बोला था न्यूमेरिकल देने के लिए, लेकिन मैंने दिया नहीं, मैं जानता था कि बहुत कम लोगों को समझ में आएगा। मैं एक ही दिन में जब रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर दोनों का स्कीम समझा देता हूं तो आप लोगों का दिमाग हैंग कर जाता है, चीजें आपके समझ में नहीं आती। इसलिए आज की क्लास में हम रेगुलर डीलर को पढ़ाएंगे ही नहीं, आप रेगुलर डीलर के बारे में भी मत जानिए। अभी मैंने आज की डेट में कंपोजिशन पढ़ाया है, कंपोजिशन पे मैं आपको शाम तक 4 या 5 न्यूमेरिकल टाइप करके भेजूंगा। उस न्यूमेरिकल में आपको लिखा रहेगा कि परचेज प्राइस कितना है, जीएसटी कितना है और मार्जिन कितना है। बाकी चीज आपको कैलकुलेट करके निकालना है। क्वेश्चन में आपको हम दे देंगे खरीदा कितने में, उस पर जीएसटी कितना लगता है और मार्जिन कितना है। हमें आंसर ये जानना है कि आप जीएसटी पेबल कितना है, ये आंसर आपका मुझे बताना है। नकल करने के लिए चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। अभी और भी किसी के मन में अगर कोई डाउट्स हो, शंका हो, समस्या हो, कोई प्रश्न ऐसा जो चीज ना समझ में आ रही तो प्लीज उसको पूछें। मन में अपने शंका या समस्या ना रखें, नहीं तो आगे जब प्लेसमेंट कराने में हमको भी दिक्कत होगी, आपको भी होगी। आप दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाएंगे, हम आपको दौड़ाते दौड़ाते परेशान हो जाएंगे। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो पूछें। सर इसमें तो जीएसटी 2 बार देनी पड़ रही है ना? जीएसटी 2 बार देनी नहीं पड़ रही है, एक बार जीएसटी हमने गवर्नमेंट को दे दिया, सॉरी गवर्नमेंट को जी नहीं, अपने सप्लायर को दिया, सप्लायर ने गवर्नमेंट को दे दिया। यहाँ पर तो मिटा दें नहीं तो, हाँ ये देखो, ये हमारा जीएसटी मैंने एक बार यहाँ पर पेमेंट कर दिया, ठीक। तो ये तो सामान के दाम के साथ जुड़ गया, समझ में आया? यानी यह जीएसटी मेरे जेब से नहीं गया, ये मैंने खरीदा, दाम बढ़ाया, बेच दिया, ये कस्टमर की जेब से डायरेक्ट गया। मैंने जितने रुपए का टर्नओवर किया उसका 1% मैंने जीएसटी पे किया, और यह जीएसटी मेरा एक्चुअल टैक्स का पेमेंट है ये यहाँ पर। तो जीएसटी एक ही बार देना है। देखने में लग रहा है कि 2 बार जीएसटी दिया, एक बार जीएसटी दिया तो कस्टमर से ले भी तो लिया, अपने ग्राहक से ले भी तो लिया, तो गया कहाँ मेरे जेब से? जो जा रहा है वो नीचे है 289 रुपीज। आई बात समझ में? जी सर। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? और किसी को कोई दिक्कत हो रहा तो बताएं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? या तो क्लास सबको समझ में आ रही है तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। फटाफट आप लोग मैसेज टाइप करके रिप्लाई करें। किसको किसको नहीं समझ में आया वो जरूर मैसेज टाइप करें, जिसको आ गया तो अच्छी बात।
सर जी। हाँ हाँ सर, वो जो कल हम टेक्स्ट इनवॉइस भेजे थे, हाँ, तो सर किस तरह बनाया गया था? बिजी पर बनाया गया था। सेल्स की एंट्री करेंगे, फिर अल्ट पी बटन प्रेस करेंगे, टैक्स इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। और उसमें सर सेल पढ़ाया। क्वांटिटी जो था। हम्म जी। हम्म। जी सर। देखो, अगर बहुत क्वांटिटी सर दिक्कत हो हमारा रही है ना, किस चीज़ में बना तो मेरी बात जी। समझो। कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा है तो चीजें समझ नहीं आ रही हैं। एक काम करो कि आप जो है एनी डेस्क पर अभी दे दो मुझे थोड़ी देर बाद, लगभग 1 बजे, तो मैं जी। चेक करके उसको देख लूंगा तुम्हें क्या चीज समझ नहीं आ रही। जी। वहां तो लॉकडाउन नहीं है ना? नहीं सर। मधुकर सर से बात हुई थी? जी कल बात हुई तो सर वो कह रहे थे हम फैजाबाद हैं। हाँ, कल वो गए थे फैजाबाद, आज उपलब्ध हैं, आज उनसे बात करो। अगर तुम्हारे घर पे नेटवर्क हो तो सबसे अच्छी बात है। घर पे नेटवर्क नहीं है, अच्छा है, तो मधुकर से संपर्क कर कोचिंग चले जाओ और वहां पे एनी डेस्क पे जोड़ के मुझे दे दो। जी। जितने भी डाउट्स होंगे सारे डाउट्स एक पन्ने पर लिख लेना, क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, कैसे क्या करना है, ठीक। और अपना क्वेश्चन पढ़ते जाना, मैं उसका आंसर देते जाऊंगा, एक दिन में सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। जी। ठीक है, यही एक तरीका है जी। बेटा पढ़ने का इस समय, और कोई तरीका नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तभी चीजें समझ में आएंगी। तो ज्यादातर जी। लोगों की रिप्लाई आ गए, जैसे रिप्लाई मैं आपको पढ़ पढ़ के सुना दूं किसके क्या क्या रिप्लाई आए। जैसे जय गोविंद सिंह का पहला क्वेश्चन था, ज्यादा मार्जिन लगाने पर, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया। राजेश सानी बोले आई अंडरस्टैंड, यानी इसको समझ में आ गया। जय गोविंद समझ में आया, दो जगह फायदा हो रहा। आपका क्वेश्चन मुझे पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा, बोलकर क्वेश्चन पूछें। और वासु अंसारी बोल रहे हैं समझ में आ रहा है सर, ठीक, अच्छी बात है। और मुन्ना शर्मा ने रिप्लाई किया ओके सर। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? इतने लोगों के अलावा बाकी लोग क्या कर रहे हैं बताइए? ना क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग, ना ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछेंगे, पता नहीं कितना डर समाया है आप लोगों के अंदर। क्वेश्चन पूछिए। अभी एक रिप्लाई क्वेश्चन और आया है कुमकुम सिंह का, बोले सर कॉस्ट मार्जिन क्या होता है? कॉस्ट अलग चीज है, मार्जिन अलग चीज है। कॉस्ट का मतलब होता है खरीद, कोई चीज उसका वास्तव में देखा जाएगा मीनिंग तो उसको बोलते हैं लागत ना। यानी ये जो डीलर ने जो खरीदा, तो जितना पैसा उसने पे किया वो टोटल पैसा है, उसकी कॉस्ट आ गई। जैसे एक सीमेंट की बोरी मैं 400 रुपए में खरीदता हूँ दुकान पर, मैंने 25 रुपए उसका भाड़ा दिया घर तक लाने के लिए रिक्शे वाले को, तो मेरा कॉस्ट कितना हो गया? 425 रुपए, प्राइस प्लस अन्य जो एक्सपेंसेज है। उसी तरह ये भी है, कॉस्ट का मतलब टोटल लागत, और मार्जिन का मतलब तो फायदा। अब 425 मैंने खरीद लिया, उसको 500 में बेच रहे हैं, तो जो 75 रुपए का गैप आ रहा है वही मेरा मार्जिन है। आई बात समझ में? देखिए जय गोविंद सिंह का एक क्वेश्चन आया है, 1250 माइनस 289 इक्वल टू, एक मिनट रुको, 1250 माइनस 289। अरे बेटा ये कंपोजिशन डीलर है, इसमें रेगुलर का नियम क्यों लगा रहे हो? हमने बोला ना ये कंपोजिशन स्कीम के लिए, रेगुलर यहाँ पर है, रेगुलर आज देखना नहीं है। इस पर तुम रेगुलर का नियम लगा रहे हो, आईटीसी को घटा रहे हो उस पर ना। ऐसे नहीं करना है, कंपोजिशन डीलर में सीधा है, जितने रुपए का माल बेचा है उसका 1% टैक्स जमा कर देना है। बहुत दिमाग इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? जो तुम लिख कर भेजे हो 1250 माइनस 289, ये रेगुलर डीलर के लिए ऐसा रूल लगाया जाता है, ऐसा फार्मूला लगाया जाता है। वो कल की क्लास का चीज बता रहे हो। और किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, माइक्रोफोन इनेबल करके पूछ लीजिए, अच्छा रहेगा ना। वीडियो भी इनेबल कर रहे थे, वेबकैम भी आपका इनेबल कर रहे थे, लेकिन तुम लोग हु चिल्लाते हो ज्यादा, इसलिए नहीं इनेबल किया। और किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, आपका दिन शुभ हो।